IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। फिर भी कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? जो फूड मैनेजमेंट होता है हमारे यहाँ, तो उसका कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पहला है खाद्यान्नों का वितरण करना, बिल्कुल सही है। तो आज जो गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है मुफ्त में, तो उसका एक उद्देश्य तो ये है, बिल्कुल सही है। खाद्यान्नों की खरीद करना, किसानों से खाद्यान्नों की खरीद होती है, ये भी बिल्कुल सही है। खाद्यान्नों के बम्पर स्टॉक का रख रखाव करना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम स्टॉक नहीं रखेंगे तो हम उसको वितरण नहीं कर सकते हैं। और खाद्यान्नों का निर्यात करना खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझने और जानने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका कृषि विपणन। कृषि विपणन मतलब होता है जो कृषि का जो बाजार होता है अनाजों का, उसको हम कृषि विपणन कहते हैं। तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सरकार ने जो है, जो कृषि विपणन है, जो कृषि बाजार है, उसको अच्छा करने के लिए जो है कौन से उपाय किए हैं? तो पहला है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो है क्या किया उन्होंने? सरकार ने जो है वो किया है पीडीएस सिस्टम के तहत, जिससे अनाज जाता है और गरीबों तक पहुंचता है। तो पहला आपका ये हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी जारी करता है किसानों के लिए सरकार द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। बफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो कृषि विपणन को अच्छा बनाने के लिए सरकार ये सारे प्रयास करती है, जिससे जो है किसानों से अनाज को खरीदा जा सके और गरीबों तक अनाज को पहुंचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कौन सा? तो जेनेटिक उद्योग में हम किसको शामिल करते हैं? तो हम शामिल करते हैं कृषि को। तो कृषि में जो जैव तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जैव कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा जो है संकर बीज, जो हाइब्रिड बीज होते हैं, उनका जो विकास किया जाता है, तो इसको हम जेनेटिक उद्योग में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं? पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा व्यापार करना चावल का, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा भंडारण करना, ये भी बिल्कुल सही है। और उपभोक्ता सहाय की सब्सिडी देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों के द्वारा आजकल सरकार जो है चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है, या तो ज़्यादा हो रहा है या तो फिर कम हो जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो सरकार जो है इन्हीं सब के द्वारा चावल के मूल्य को प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश या जो है इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है? याद रखना, हमारे देश में जो है सार्वजनिक निवेश मतलब हो गया सरकार द्वारा जो निवेश कृषि में हो रहा है, तो किसको माना जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। पहला क्या है? सभी फसलों के लिए कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। तो सभी के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ये जो है सार्वजनिक निवेश का तरीका नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी फसलों को शामिल नहीं कर सकते हैं। केवल जो है कितनी फसलें शामिल है? तो 24 फसलें शामिल हैं जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होता है, सभी फसलों के लिए नहीं, तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटराइज करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्राथमिक साख समितियां होती हैं वो जो है किसानों को ऋण देने का काम करती हैं, तो ये तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा है आपका सामाजिक पूंजी विकास करना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक पूंजी विकास के द्वारा भी जो है ये काम हो सकता है। कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। निःशुल्क आपूर्ति किसी चीज़ की करनी ही नहीं चाहिए, इससे देश के बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, ये भी नहीं होना चाहिए, कृषि ऋण की माफ़ी भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जो है 4 और 5 दोनों गलत हो जाएगा। सरकार द्वारा शीतगृह सुविधाओं को स्थापित करना, बिल्कुल सही। शीतगृह मतलब कोल्ड स्टोर स्थापित करना, जिससे जो है कृषि उत्पादों को बहुत दिनों तक रखा जा सके, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 2, 3 और 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा रहा कौन सा इसमें सही है। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, जो है कृषि में सार्वजनिक निवेश का जो है क्या क्या तरीका होता है, इसको अच्छे से हमें जानने की जरूरत है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट आपका
बुलक कैपिटलिस्ट जो है बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? बैल पूंजीपति किसे कहते हैं? तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वो धनाढ्य नहीं हैं, उन्हें हम बुलक कैपिटलिस्ट कहते हैं, जो है बैल पूंजीपति कहते हैं। ठीक है, तो उनके पास जो है कुछ साधन तो होते हैं किसानी करने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा धनाढ्य नहीं होते हैं। एक तरह से इनको कह सकते हैं हम लघु किसान कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ऐसे ऐसे शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और पहले संशोधन के द्वारा ही भूमि सुधार को हमने जो है लागू किया था, अपने संविधान में जगह दिया था। तो भूमि सुधार में क्या हिस्सा नहीं है? पहला है जमींदारों का उन्मूलन। जब भूमि सुधार किया गया था तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया था, ये तो होगा, बिल्कुल सही है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया, इसे कहते हैं सीलिंग करना। सबकी जमीन की जोत को बांध दिया गया कि कोई जो है 12 बीघे से अधिक जमीन नहीं रख सकता है। काश्तकारी सुधार किया गया, इसका मतलब ये होता है, काश्तकारी मतलब ये हो गया कि किसानों का नाम रजिस्टर किया गया खेती को। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बहुफसली योजना का संबंध भूमि सुधार से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो भूमि सुधार प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला है आपका मध्यस्थों की समाप्ति, जो दलाल थे कृषि व्यवस्था में उनको समाप्त किया गया। भूमि सुधार किया गया, भूजोत को निर्धारित किया गया। जोतों की जो है हदबंदी की गई, इसको हम चकबंदी कहते हैं, सारे जोतों को एक साथ जोड़ दिया गया। उपरोक्त सभी ये सारे उपाय करके जो है कृषि संरचना को कृषि विकास से जोड़ा गया, जिससे जो है और अच्छे से कृषि उत्पादन किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार किया गया, अर्थात ये भूमि सुधार किया गया, तो इसमें हमें क्या क्या उपाय करना पड़ा? तो लगान का विनियमन करना पड़ा, लगान को कम करना पड़ा। अवध की सुरक्षा की गई कि उस दौरान किसानों को कोई दिक्कत होती है तो उसको सरकार सुधार करेगी। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा की गई कि जिसकी जमीन होगी वही उसका मालिक होगा। तो तीनों उपाय किया गया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? भारत में जो सीमांत कृषि जोत हैं, जो उनका आकार क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में किसान कई तरह के हैं, तो उनके हेक्टेयर, खेत के हेक्टेयर के हिसाब से उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम कहें तो उसमें हम कई तरह से बांट सकते हैं, जैसे उसमें सीमांत किसान, बड़े किसान, लघु किसान और मध्यम किसान, हर तरह किसान होते हैं। तो सीमांत किसान किसे कहा जाता है? उनके जो है खेत का आकार कितना है? उनके खेत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से जब कम होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं सीमांत किसान, और सबसे छोटे किसान इन्हीं को कहा जाता है। ये बात याद रखना। सीमांत किसान के बाद अगर हम बात करें तो किसान जो सीमांत किसान होते हैं उसके बाद होते हैं आपका लघु किसान होते हैं। तो लघु किसान का जोत कितना होता है? तो लघु किसानों का जोत होता है 1 से 2 हेक्टेयर होता है। ठीक है, कितना होता है उनका? 1 से 2 हेक्टेयर होता है। इसके बाद आपके आते हैं मध्यम। तो मध्यम जो किसान होते हैं उनका 2 से 4 हेक्टेयर होता है, और जो बड़े किसान होते हैं उनका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे सीमांत किसानों का जोत कितना होगा? 1 हेक्टेयर से कम है। ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की हमारे देश में है। 68% जो है लगभग किसान सीमांत किसान भारत में है। तो ये बात याद रखना, जिसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जोत है वो जाना जाता है किस में? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा लघु किसान हो जाएगा। तो लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर है, अभी मैंने आपको बताया, और 1 हेक्टेयर से कम होगा तो सीमांत किसान होगा। मध्यम किसान किसे कहेंगे? अभी मैंने बताया, जब 2 से 4 हेक्टेयर खेत होगा तो उसे मध्यम किसान कहेंगे, और बड़ा किसान उसे कहते हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है तो उसको कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? बहुत कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, लघु किसान। तो ये सब याद रखना, इन सब किसानों के आकार के आधार पर जो बांटा गया है भारत में, इन आंकड़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत में धीमी कृषि विकास की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? भारत में जो कृषि विकास बहुत धीमा है उसके पीछे जो है कारण क्या है, पूछा गया है। तो ग्रामीण निर्धनता, जो ग्रामीण गरीबी है गांव में, ये सबसे बड़ा कारण है भारत में कृषि विकास की गति को धीमा करने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में
कास्ट के हलों के स्थान पर, मतलब कि लकड़ी के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का, मतलब लोहे के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो लकड़ी के अगर हल के स्थान पर जो है लोहे के हलों का इस्तेमाल हो रहा है तो वो किसका उदाहरण है? तो याद रखना पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का याद रखना उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो तकनीक को बढ़ा करके हमने किस पे ला दिया? इस्पात, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ा। और यह रखना पहली बार कृषि में हल का उपयोग कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या रहा है? तो याद रखना जब से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, हमने पंचवर्षीय योजना को बनाया, आर्थिक नियोजन कर रहे हैं, तो शुरू से हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का जो योगदान है वो लगातार क्या हो रहा है? तो निरंतर कम होता जा रहा है। एक समय जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 52% कृषि का योगदान था देश की सकल राष्ट्रीय उत्पादन में। आज घट करके कितना हो गया है? लगभग 13 से 14% हो गया है। तो लगातार घट रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे देश डेवलप हो रहा है और नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो कृषि का नियंत्रण क्या हो रहा है? हिस्सा कम होता जा रहा है और सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आजकल जो है कृषि का हिस्सा लगातार कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो सबसे याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि में सबसे ज्यादा जो है कमी देखी गई? तो वह आपका है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत चीन के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसीलिए जो है कृषि में ऋणात्मक विकास देखा गया। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादन अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो पहले जो इसका जब आंसर था तो उसमें चाय था, लेकिन चाय को रिप्लेस कर दिया किसने? तो चाय को रिप्लेस कर दिया बासमती चावल ने। अब बासमती चावल से याद रखना कृषि उत्पाद बासमती चावल है और इससे विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। लेकिन ये केवल इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, कृषि उत्पादन की बात हो रही है। क्या कौन सा कृषि उत्पादन से ज्यादा पैसा मिल रहा है? तो आपका है अब बासमती चावल से सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है भारत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला है, विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पादन करता है। ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत चीनी में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, 2 नंबर पर है। पहले नंबर पर ब्राजील है और 2 नंबर पर हम हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रखना कि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है, जहाँ पे शाहतूती रेशम सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कौन कौन सी रेशम होती है? तो हमारे यहाँ मलबेरी रेशम होती है, टसर रेशम होती है, इरी रेशम होती है और मूंगा रेशम होती है। ठीक है, और असम, ये याद रखना असम, झारखंड, ये सब जो है रेशम उत्पादन में आगे हैं, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ इसका आंसर केवल एक सही होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? भारत में कृषि उत्पादन के कौन कौन से कारण होते हैं, उनमें कौन सा कारण नहीं है? तो पहला है जनसंख्या का दबाव। बिल्कुल सही है। जनसंख्या के दबाव होने से नगरीकरण बढ़ रहा है और कृषि का क्षेत्र कम होता जा रहा है। प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी है हमारे जो है कृषि में बहुत ज़्यादा है, ये भी एक कारण है भारत में कृषि उत्पादन कम होना। इसके अलावा भू जोत का छोटा होना, हमारे यहाँ सीमांत किसान बहुत ज़्यादा हैं, भू जोत जहाँ पे कृषि होती है बहुत छोटे हैं, इसलिए उत्पादन कम हो पा रहा है, ये भी एक कारण। लेकिन सहकारी कृषि कारण नहीं होगा। सहकारी कृषि से कृषि उत्पादन बढ़ता है ना कि घटता है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में सहकारी कृषि ज़्यादा की जाती है। लोग एक साथ अपने खेत को जोड़ लेते हैं और छोटे छोटे खेत को जब बड़ा कर लेते हैं तो मशीन से खेती करते हैं, तो उत्पादन अधिक होता है। तो सहकारी कृषि को बढ़ावा देना कृषि उत्पादन को बढ़ावा होता है, ना कि उसे कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो भारत में की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व किस रूप में जाना जाता है? पहला है राष्ट्रीय आय और रोजगार के रूप में। बिल्कुल सही है। याद रखना आज भी जो है सबसे अधिक रोजगार अगर कहीं मिल रहा है वो कृषि क्षेत्र में है। औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है। ठीक है, खाद्यान्न आपूर्ति में भी बढ़ रहा है। आज सबके प्लेट तक खाना पहुंच रहा है। आज हम जो है 82 करोड़ जो है लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं फ्री में। ये भी एक जो है सफलता हमारे देश के लिए है। उपयुक्त सभी कारण है जिससे जो है कृषि का महत्व हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है किसके द्वारा? तो कृषि पर आयकर कौन लगाता है? तो कृषि पर आयकर लगाता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अधिकार में ही आता है कृषि आयकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस सेक्टर में है? तो उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, हर जगह पे जो है सबसे अधिक याद रखना कर्मचारी कहाँ नियोजित है, मतलब नियोजित मतलब कहाँ काम कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल शुरू की गई है, इसमें हम किसको शामिल नहीं करते हैं? तो याद रखना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, इसमें मिट्टी की परीक्षण किया जाता है। जो है उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, यहाँ पे जो है किस गुणवत्ता की कौन सा उर्वरक यूज करना है ये भी उनमें होता है। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला ये भी इसमें है। कृषि यंत्रों की जांच की जाती है और कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है कि नए नए कृषि यंत्र का विकास किया जाए। कृषि अभियांत्रिकी का संबंध यहाँ इससे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे ही योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय हार्टिकल्चर जो मिशन है ये शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत बार क्वेश्चन, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था जिससे बागवानी कृषि को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था हमारे यहाँ मसाला और अन्य प्रकार के बागवानी फसलों का उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो उसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पहला है आपका वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। किसी को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, बिल्कुल सही। इसके अलावा शस्योत्तर मतलब कि जो आपका क्या कहते हैं फसल होगा उसके लिए मैनेजमेंट करना, बिल्कुल सही। मानव संसाधन विकास करना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट आपका कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है क्या? तो कृषि क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों के लिए योजना शुरू की गई है, वो क्या उद्देश्य कराती है? पहला है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, बिल्कुल नहीं। अतिरिक्त मजदूरी योगदान, बिल्कुल नहीं। पेंशन और बीमा जो है लगान, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना जो है ये कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं उनके लिए बीमा और जो है पेंशन की व्यवस्था के लिए योजना शुरू की गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो याद रखना खाद्य संरक्षण आयोग बनाया गया है तो वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। याद रखना चाहे आपका राज्य स्तर का हो और चाहे केंद्र स्तर का हो, दोनों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही ये आयोग बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो लागू किया गया था, फूड सिक्योरिटी मिशन लागू किया गया था लोगों तक खाना अनाज पहुंचाने के लिए, तो उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना, बिल्कुल सही है। हमारे देश के बहुत सारे किसान हैं जिन्हें उच्च किस्म के बीज नहीं मिल पाते हैं, तो उनको बीज उपलब्ध कराना था, क्योंकि हमारे यहाँ सीमांत किसान ज़्यादा हैं। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन करना, बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल करना है। साख सुविधाओं को और मजबूत करना, ये गलत हो जाएगा। साख सुविधाओं से इसका मतलब नहीं था। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कृषि में ऋण देने की व्यवस्था, ये काम नहीं किया जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, इसके लिए बैंक जिम्मेदार है। तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, जो इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? तो पीडीएस में जो अनाज बढ़ाया जाता है, अगर मान लो बढ़ा दिया जाए, कीमत बढ़ा दी जाए, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य सी हो जाएगा। इस योजना में निहित उपादान मतलब सब्सिडी का भार कम हो सके, तो सब्सिडी का भार कम करने के लिए उसकी कीमत बढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। चूंकि यहाँ विश्व है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो याद रखना, ये भी याद रखना, ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं ये इन्हीं के शिष्य हैं। कौन? स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन गुरु का नाम क्या है? बोरलॉग है। कि विश्व में इन्होंने हरित क्रांति शुरू किया था और भारत में
MS स्वामीनाथन ने किया था। इन्हें अभी जो है भारत रत्न भी दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली कहाँ है? तो भारत में हरित क्रांति कहाँ शुरू की गई थी? तो पंतनगर में शुरू की गई थी, उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहीं से जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, यहीं से योजना बनाई गई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? उनमें किसका संबंध नहीं है? तो जब हरित क्रांति शुरू की गई थी तो MS स्वामीनाथन का योगदान था, सी सुब्रमण्यम का योगदान था और इंदिरा गांधी का योगदान था। इसमें जो है किदवई जी का योगदान नहीं था। तो तीनों लोगों ने मिल करके इस योजना को जो है एक प्लान के तहत शुरू किया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान इंदिरा गांधी जी का है और साथ में MS स्वामीनाथन का है, और इन्होंने भी इसका सहयोग किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, जिन्होंने इनका कोई संबंध हरित क्रांति से नहीं है, किदवई जी का संबंध यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आपका हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभ पाए हैं, लाभान्वित हुए हैं? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो लाभ किसको हुआ है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ है, क्योंकि इसी क्षेत्र में हरित क्रांति को लागू किया गया था गेहूं उत्पादन के लिए, और यहाँ पर सिंचाई सुविधाएं अच्छी थी, उपजाऊ मृदा थी, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान इसलिए बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं पूरे देश में। ठीक है, क्योंकि यहाँ हरित क्रांति काफ़ी सफल हुई थी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो याद रखना इसमें होती है जैविक कृषि। जैविक कृषि करके हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं, पर्यावरण के संरक्षण को कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, तो हम भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो है अलग अलग बीमारियों को हम उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं तो पर्यावरण को हम क्या कर सकते हैं? संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, एक पत्रिका होती है, ये पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसी के द्वारा जो है ये याद रखना ये पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत सारे उपाय इसमें बताए जाते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो कृषि से जुड़े हुए कौन कौन से परिषद हैं ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन से परिषद हैं उनको के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, तो उनको याद करने के लिए जो है हमें कई तरीकों को अपनाना भी पड़ेगा, उनको हमें ये अच्छे से देखना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो याद रखना ये आपका लखनऊ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन जो है सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा होता है? तो कृषि विपणन जो कृषि का व्यापार अनाज वितरित किया जाता है उसके लिए जो है शीर्ष संस्थान भारत में कौन है? तो नेफेड है। यह नेफेड ही काम करता है और कृषि विपणन को जो है राष्ट्रीय स्तर पे काम करके पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो भारत में जो कृषि उत्पादन है कि बाजार को अधिनियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा, इसी के तहत जो है कृषि बाजार को कंट्रोल किया जाता है कृषि उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी और यहीं से हरित क्रांति के लिए प्लान बनाया गया था। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार यूपी में पूछा जा चुका है, यूपी में 20 बार आ चुका है, वाराणसी। तो याद रखना भारतीय कृषि शोध संस्थान कहाँ है? ये वाराणसी में है। ठीक है, सब्जी के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह मैसूर में है। तो इस तरह के संस्थान से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी, मैसूर अर्थात कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर जो है रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत लोग इसका आंसर दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वो शहर के बारे में सोचा भी नहीं होगा। ये आपका झांसी में है। ठीक है, तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू का केंद्र मुख्यालय आपका लीमा पेरू में है, ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखना ये शिमला के पास है, जो है सोनल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो उचित और लाभकारी मूल्य गन्ना से संबंधित है। तो गन्ना की जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उससे हम कहते हैं उचित और लाभकारी मूल्य कहते हैं। तो गन्ना के लिए यही मूल्य होता है, क्योंकि गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं होता है, एमएसपी उसके लिए नहीं होता है, उसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य होता है। ये बहुत बारीक क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस जो होता है, का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। तो यही इसका निर्धारण करता है। लेकिन एमएसपी को जारी कौन करता है? तो आर्थिक मामलों का जो है मंत्रिमंडल जारी करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इसकी सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। एमएसपी इसी से संबंधित है। ये क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में 50 बार आ चुका है, ठीक है। आप घटना चक्र में देखेंगे लगभग 50 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आ चुका है, और ये प्री में भी और मेंस में आ चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? कृषि वित्त मतलब ये हो गया कि कृषि के लिए किस जगह से जो है लोन नहीं मिल सकता है, ऋण नहीं मिल सकता है। पहला है सहकारी समितियों से कृषि के लिए ऋण मिलता है। व्यापारिक बैंकों से भी मिलता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से मिलता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी बैंकों से किसानों को जो है ऋण मिलता है। नेक्स्ट आपका हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा हो गया है? मतलब ये हुआ कि किस बैंक से सबसे अधिक कृषि को ऋण दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक बैंकों से, तो सबसे अधिक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा किसानों को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत कौन होते हैं? कहाँ कहाँ से जो है कृषि को ऋण मिलता है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है। तो सबसे अधिक पैसा अगर देखा जाए, अगर इसको हम एक तरह से कहें तो इसके महत्व घटते क्रम में देखा जाए, सबसे अधिक पैसा किससे मिलता है, सबसे कम किससे मिलता है। अगर इसको देखा जाए तो सबसे अधिक पैसा मिलता है वाणिज्यिक बैंकों से, भी मैंने बताया। इसके बाद मिलता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से, फिर सहकारी बैंक से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो 2 3 2 1, तो आपके यहाँ देखा होगा सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, आपके क्षेत्र में होंगे, आपके तहसील में या कहीं मार्केट में होंगे। तो इससे भी किसानों को पैसा मिलता है, लेकिन ये छोटे लेवल पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन कौन होता है? याद रखना, स्टैंड अप जो इंडिया है आपका, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम शुरू की गई थी, इसमें किसको शामिल किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों को इसमें जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें 3 वर्ग के लोग हैं, इसको याद रखना, एक महिला है, एक जनजाति है और एक जाति है। 3 वर्ग को स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत इनको लाभ दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक सूचकांक को कौन जारी करता है? ऐसे सूचकांक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन जारी करता है? तो जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NS जो है वो द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया जाता? इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार ने 8 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें कोर उद्योग का दर्जा दिया गया है, उन्हें हम कोर सेक्टर कहते हैं या कोर उद्योग कहते हैं। तो कोर उद्योग में कौन शामिल नहीं है? तो कोर उद्योग में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें हम रसायन को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। कोयला, विद्युत और जो है आपका उर्वरक, ये किसमें आता है? तो याद रखना, ये आपका कोर उद्योग में आता है, लेकिन रसायन कोर उद्योग में नहीं आता है, पहला चीज। अब कोर उद्योग में आता कौन कौन है, ये भी हमें याद रखना कि अगर कोर उद्योग में पूछा जाए कभी भी आपसे कि कोर उद्योग में हम किसको किसको शामिल करते हैं, तो उसको हमें याद करना पड़ेगा कौन कौन शामिल है इसमें। तो इसमें सीमेंट उद्योग है, कोयला उद्योग है, बिजली उद्योग है, इस्पात उद्योग है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद है और आपका उर्वरक है। ये आपका 8 सेक्टर हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोर उद्योग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। रसायन उद्योग इस कोर उद्योग में शामिल
नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से करने की जरूरत है। अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप गलत मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः निम्न जो है इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे, याद रखना भारत के विकासशील जैसे देश है तो यहाँ लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित क्यों किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्यों किया जाए, तो अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। याद रखना लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में सबसे अधिक रोजगार मिलता है, इसीलिए इसको प्रोत्साहन करने की बहुत जरूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं होती हैं। तो हमारे देश में लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं, तो लघु उद्योगों की समस्याएं क्या है, पूंजी का अभाव है, उनके पास पैसा नहीं है। विपणन जानकारी का अभाव है, वो सामान को ठीक से सही बाजार तक पहुंचा नहीं पाते हैं। कच्चे माल का भी अभाव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो आजकल लघु उद्योग इन्हीं सब समस्याओं से जो है प्रभावित हैं। नेक्स्ट आपका, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं। याद रखना ये आपका कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में लगभग 10 करोड़ लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश का है कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक मिलों से कपड़े किस क्षेत्र में बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे अधिक मिल से जो कपड़े बनते हैं वो आपका गुजरात होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और गुजरात आपको पता होगा यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर कपास उत्पादन भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो याद रखना ये आपका अखबारी कागज, यहाँ से अखबारी कागज बनता है। जो हमारे न्यूज़पेपर आता है वो सारा पेपर यही बनता है नेपा नगर में, ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो याद रखना इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज निर्मित जो विनिर्माण उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो कागज उद्योग के लिए कौन कौन से क्षेत्र भारत में जाने जाते हैं, यमुनानगर, ठीक है, आपका कहाँ पर है, हरियाणा में है। दूसरा आपका गुवाहाटी भी, और आपका जो है बल्लारपुर, ये जो है पश्चिम बंगाल में है। ये तीनों क्षेत्र किसके लिए है, तो याद रखना ये कागज विनिर्माण उद्योग के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। तो इन चारों में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन है, खनिज और धातु व्यापार निगम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य होता है। तो भारत में पर्यटन और होटल जो उद्योग है ये सेवा क्षेत्र में आता है। तो इसका विकास, इसको बढ़ाने का काम किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो है ITDC का है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। यही जो संस्था है, याद रखना ये जो है भारत में होटल और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण पहले भारत सरकार करता था, अब भारत सरकार नहीं करता है। तो भारत सरकार नहीं करता है, अब तेल कंपनियां करती हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नवरत्न का विचार संबंधित है किससे। तो नवरत्न का विचार किससे संबंधित है, तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो चयनित उद्यम होते हैं उन्हें हम नवरत्न कहते हैं। और नवरत्न कंपनियां कितनी है, आप लिस्ट में देख करके याद कर लीजिएगा। ये सारी कंपनियां क्या हैं, नवरत्न कंपनियां हैं। इनको अच्छे से याद करने की जरूरत है। इसके बगल जो लिस्ट है वो महारत्न कंपनियों की है, उसको भी आप देख लीजिएगा कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं और कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो सरकार की जो कंपनियां होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में शामिल किया गया है, जैसे मिनी रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और आपका महारत्न कंपनियां। तो इनको अच्छे से हमें याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन है। तो औद्योगिक वित्त मतलब हो गया कि औद्योगिक क्षेत्र में ऋण देने के लिए सबसे बड़ी संस्थान कौन है। तो याद रखना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य होता है। जोखिम पूंजी किसे कहते हैं। तो जोखिम पूंजी उसे कहते हैं कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक जो पूंजी होती है इसे हम कहते हैं जोखिम पूंजी। इससे डूबने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नए उद्यमी होते हैं, अगर उद्योग नहीं चल पाया तो पैसा डूब जाता है, तो उसे हम कहते हैं जोखिम पूंजी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का जो है विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि याद रखना, औद्योगिक विकास जब हम करते हैं तो कभी कभी औद्योगिक जो उद्योग होते हैं, या तो उद्योग सरकार स्थापित करती है या फिर निजी क्षेत्र स्थापित करते हैं, यही चीज होता है। लेकिन संयुक्त क्षेत्र मतलब ये हो गया कि जहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर जो है औद्योगिक क्या कहते हैं विकास करते हैं या उद्योग स्थापित करते हैं। तो ये कब शुरू किया गया है? तो ये हमारे यहाँ शुरू किया गया 1956 की औद्योगिक नीति के द्वारा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों मिल करके संयुक्त क्षेत्र का विकास करके उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट आपका, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है कहाँ? ये उड़ीसा में है। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ इस्पात जो है संयंत्र है, एक तरफ सहयोगी देश है, तो कौन कौन सा ऐसा है जिसको सहयोग करके स्थापित किया गया था? तो याद रखना, आपका एक जो है पहला है आपका राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, बिल्कुल सही। भिलाई जो है यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था, बिल्कुल सही। दुर्गापुर यूके के सहयोग से, और बोकारो यूएसए के सहयोग से नहीं किया गया था, बोकारो कनाडा के सहयोग से किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य क्या है? तो श्रम का पुनः प्रशिक्षण करना, श्रम को जो है ट्रेनिंग के द्वारा उसे कौशलपूर्ण बनाना, यही इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कच्छ की खाड़ी में स्थित जो है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, कांडला एक बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर स्थित है। तो कांडला बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ निर्यात प्रसंस्करण जो है क्षेत्र स्थापित किया गया, जो भारत का पहला है। तो यहाँ निर्यात के लिए एक जो है प्रोसेसिंग सेक्टर स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से निर्यात को बढ़ाया जा सके। और ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस बंदरगाह का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जीडीपी में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र का, लगभग 60% का योगदान है जीडीपी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जीडीपी में जो है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी वैसे सेवा क्षेत्र का विस्तार बढ़ता जाता है और प्राथमिक क्षेत्र का विस्तार घटता जाता है। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये 72 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में मैंने करा दिया इकोनॉमिक्स के। इसी तरह के सारे पार्ट मैं अलग करके करा दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।